हेलो हाय नमस्कार सभी का स्वागत अभिनंदन है। कैसे आप सभी? आई होप कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा पूरा जो है फोकस कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो जिस तरह से आप मेरे पैनल के अंदर देख पा रहे होंगे, मेरे थंबनेल में देख पा रहे होंगे, सर व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय के रूप में हम लोग बात करने वाले हैं। और इस पैनल के अंदर जो भी सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो मेरे प्यारे साथी, फटाफट से क्लास को कर दीजिएगा शेयर, क्योंकि शेयर इज केयरिंग। मैं जैसे पहले ही कहता आ रहा हूँ, क्योंकि आप एक की हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप हजारों बच्चों की हेल्प कर रहे हैं जो ये चाहते हैं कि ऐसी हमें क्लास मिल जाए जो कहीं ना कहीं हमारे बेस को मजबूत कर दें। कहीं ना कहीं हमारे जो एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर बता दिया जाए। तो ऐसी क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इसको आपको ज्यादा ज्यादा क्या करना है बेटा? शेयर करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग इस पूरी जो है क्लास के अंदर, सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे सर व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। हल्का सा हम लोग अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं सर, इसकी उत्पत्ति के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, और साथ ही साथ व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो उत्पत्ति है या उसके हम बात करें, जनक की बात करते हैं, तो उन तमाम चीजों के ऊपर हम लोग आज इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बात करेंगे कि सर व्यष्टि अर्थशास्त्र सामान्य तौर से देखो, जब भी बात की जाती है अर्थशास्त्र की, तो हमारे दिमाग के अंदर यही थॉट आता है कि ये अर्थशास्त्र वही है ना जो कौटिल्य ने बताया था। जी हाँ, बिल्कुल जो है आप सही सोच रहे होंगे। लेकिन जब हम लोग आधुनिक अर्थशास्त्र की बात करते हैं, है ना, जब हम लोग आधुनिक अर्थशास्त्र की बात करते हैं, जो सोच रहे हैं वो आपका जो है कौटिल्य नहीं रहने वाला है। यहाँ पर कुछ अलग ही चीजें रहने वाली है। तो कौटिल्य एक तरह से हम लोग ये मान सकते हैं कि सर उन्होंने एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक उन्होंने लिखी है, जिसमें ये राजनीतिक से संबंधित जो मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों के बारे में उन्होंने बताया है कि किस तरह से एक देश, यानी जिसको पहले स्टेट, राज्य कहा जाता था, एक राज्य के अंदर कहाँ से इनकम होती है, उसको कहाँ खर्च करना है, कूटनीति क्या रहनी चाहिए खर्च करने की, ये तमाम जो थ्योरी है, ये तमाम जो प्रिंसिपल्स है, उन्होंने कहीं ना कहीं एक अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है उसमें अपने आप को उन्होंने इस सारे सिद्धांतों को लिखा है। लेकिन जब बात आती है, हम लोग और बड़े अर्थशास्त्र की बात करते हैं, जब हम लोग और इसमें प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो हम मॉडर्न इकोनॉमी की बात करेंगे। किसकी? यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक अर्थशास्त्र की, जो निश्चित तौर से आपके यूं कह सकते हैं कि सर जब अर्थशास्त्र की जब बात की जाती है ना, तो मॉडर्न इकोनॉमी की हम लोग बात करेंगे, आधुनिक अर्थशास्त्र की बात करने वाले हैं। तो कुछ ऐसे हम लोग कह सकते हैं, कुछ ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने खूब सारी ऐसी पुस्तकें लिखी है इस अर्थशास्त्र के बारे में भी, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, तो सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में कि सर अर्थशास्त्र एक परिचय। तो यहां से आपके काफी सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं बेटा, चाहे कंपटीशन लेवल की बात करें, चाहे आपके 12 लेवल की बात करें। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ सर यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। सबसे ही पहला जो क्वेश्चन बनेगा कि सर अर्थशास्त्र जो है, वो अर्थशास्त्र जो है ना, इसकी जो है उत्पत्ति कैसे हुई है। जो शब्द है अर्थशास्त्र, जो शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति है, इसका जो ओरिजिन है, वो कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ओइकोज नेमिन एक वर्ड है जो ग्रीक भाषा का वर्ड है। किसका बेटा? एक ग्रीक भाषा का जो वर्ड है ओइकोज नेमिन, जो वर्ड है ना, ये एक ग्रीक भाषा का वर्ड है और इसका मतलब होता है परिवार प्रबंध, यानी कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, तो मेरे बच्चों, आपने कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा कि सर परिवार का प्रबंध क्या है। परिवार का प्रबंध का मतलब ये होता है कि हमारे परिवार के लालन पालन के लिए कहाँ से पैसा आएगा, हमें कहाँ खर्च करना है, किस आर्थिक इकाई पर ज्यादा खर्च करना है, कहाँ पर एक जो है वो खर्च नहीं करना चाहिए, है ना, किस चीज से हमें ज्यादा जो है उसकी वैल्यू मिल सकती है। ये तमाम चीजें जो है हम लोग इस अर्थशास्त्र के अंदर, कौन से अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। तो आपसे क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि सर अर्थशास्त्र शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है, वो शब्द कौन सा है? तो ओइकोज नेमिन है। और अर्थ की बात करें तो परिवार का प्रबंध। क्या है बेटा? परिवार का प्रबंध है। फिर आ जाइए मेरे प्यारे लाडलों, इसके जनक की बात करते हैं, इसके फादर की हम लोग बात करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कोई भी जब विषय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसका कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें सबसे बड़ा उसका योगदान होता है ना,
उसका पार्टिसिपेंट होता है, उसका योगदान होता है। ओके, जब बात की जाती है जब बात की जाती है अर्थशास्त्र की, तो निश्चित तौर से आप लोगों को पता होगा। ओके, तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बात करने वाले हैं इसके जनक फादर, जो है बिल्कुल निश्चित तौर से एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ रहने वाला है। चलिएगा, तो एडम स्मिथ ने एक जो है पुस्तक भी लिखी थी। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी बेटा, जिस पुस्तक का नाम जो है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। वैसे मैं आपको बता दूंगा कि सर इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इनके पुस्तक का नाम क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दीजिएगा। तो निश्चित तौर से क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है कि सर एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। जो आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक है, क्या है? जो आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक है वो कहीं ना कहीं कौन है बेटा? एडम स्मिथ है। और इन्होंने 1776 के अंदर, कब बेटा? 1776 की बात करते हैं, 1776 की बात करते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम मैं अभी आपको बताने वाला हूं सर, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ जो है नेशंस की बात यहाँ पर की जाती है। यानी कि कह सकते हैं कि सर एक देश की संपदा, एक देश की संपत्ति के बारे में इन्होंने सारा का सारा पॉइंट्स है इसमें इन्होंने लिखा है। ठीक है, चलिए, जनक की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं कि भाई ऐसा जो है हुआ था कि अर्थशास्त्र जो है, मॉडर्न इकोनॉमी जो है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, इसमें कहीं ना कहीं विभाजन आ गया था। विभाजन का मतलब है कि जब कोई ऐसी इकोनॉमी के अंदर घटना घटती है तो कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती जिसका समाधान हमें नहीं मिलता है ना? ऐसी कई समस्याएं जिसका समाधान हमें नहीं मिल पाता, तो एक अलग प्रिंसिपल्स को हमें कह सकता है कि सर उसका ओरिजिन करना पड़ता है, उसकी उत्पत्ति करनी पड़ती है, या फिर यूं कह सकते हैं सर नए प्रिंसिपल की आवश्यकता पड़ती है उस समस्या के समाधान के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दो शाखाएं जानी जाती है अर्थशास्त्र की। जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, इसकी दो शाखाएं मानी जाती है। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, एक तो है बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मतलब ये हुआ ना बेटा, पहले जो है अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांत, जो नॉर्मल प्रिंसिपल्स है, उनको फॉलो किया जा रहा था। पारंपरिक जो कह सकते हैं विचारधारा थी, उसको फॉलो अप किया जा रहा था। लेकिन जब एक इकोनॉमी के अंदर एक भूचाल सा आ चुका था, एक इकोनॉमी के अंदर यूं कह सकते हैं सर बिल्कुल उद्योग बंद पड़ चुके थे, डिमांड नहीं थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, रोजगार नहीं था। उस स्थिति के अंदर इस समस्या से निपटने के लिए हमें कुछ नया करने की आवश्यकता थी, कुछ नए जो है प्रिंसिपल्स जो है अवतरण करने की आवश्यकता थी, जिसके माध्यम से हम लोग इन समस्याओं को निपट सके, इन समस्याओं को निपट सके। तो 1936 में, है ना, 1936 के अंदर एक जॉन मैनार्ड किन्स ने, किसने? जॉन मैनार्ड किन्स ने एक पुस्तक लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, एक पुस्तक लिखी जिसमें तत्कालीन जो समस्या थी इकोनॉमी के अंदर, जो बेरोजगारी से संबंधित थी, जो उत्पादन से संबंधित थी, जो कहीं ना कहीं जीडीपी से संबंधित थी, उनके संबंध में कुछ नए प्रिंसिपल उन्होंने बताए और तत्कालीन समस्या का समाधान हुआ। और उस समय एक नई शाखा के रूप में, एक अर्थशास्त्र की नई शाखा के रूप में जो है समष्टि अर्थशास्त्र निकल के आया। ठीक है, तो वो ऐसा कौन सा टाइम पीरियड रहा होगा जिससे ये समस्या उत्पन्न हुई? सर 1929 से 1933 तक एक पूरे विश्व भर के अंदर, पूरे विश्व भर की बात करते हैं तो वहां पर एक समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिसको आर्थिक मंदी के नाम से जाना जाता है। कौन सा? आर्थिक महामंदी के नाम से जाना जाता है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। जिसमें हुआ क्या था सर, अगर हम बात करें कि सर अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, यूरोप वाले देश जो है, वहां पर बेरोजगारी छा चुकी थी, वहां पर डिमांड बिल्कुल ही नहीं थी, वहां पर लोगों के पास रोजगार नहीं था। क्योंकि डिमांड नहीं है, इसके पीछे का कारण है रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं, इसका मतलब फर्म कहीं ना कहीं उत्पादक इकाइयां बंद है। तो ये वहां पर असर देखने को मिला और उस समस्याओं का समाधान व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं था,
तो समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव किया गया और ये मॉडर्न जो है आज की जो समस्या है उनके समाधान के लिए और कहीं न कहीं जो पारंपरिक जो पहले से कह सकते हैं समस्या उनके समाधान के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव माना जाता है। ठीक है? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र उद्भव कैसे हुआ है, तो उसका कारण क्या है? आर्थिक महामंदी। क्या है? आर्थिक महामंदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो नाम से पता चल रहा होगा माइक्रो, किससे पता चल रहा होगा बेटा? माइक्रो क्या है? तो सिंपल सा सर, ऐसा कोई स्वरूप जिससे देख पाना मुश्किल होता है, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही ऐसा छोटी यूनिट जिसको हम लोग जनरली नहीं देख सकते, उसको हम लोग माइक्रो कहते हैं। छोटा, सूक्ष्म, जैसे होता है ना माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्यों यूज लिया जाता है? ताकि छोटी से छोटी चीज को आसानी से देखा जा सके। तो यहां पर माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, व्यष्टि। ओके, तो व्यष्टि माइक्रो शब्द यूनानी शब्द के अगर हम बात करें, हाँ जी, यहां पर हम बात करें सर, ये ग्रीक है। क्या है? एक ग्रीक शब्द की बात यहां पर कर रहा है कि माइक्रोज से लिया गया, जिसका अर्थ होता है छोटा या सूक्ष्म। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर व्यक्तिगत जो आर्थिक इकाइयां है, क्या है? व्यक्तिगत जो आर्थिक इकाइयां है उनका अध्ययन किया जाता है। सर, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का क्या मतलब है यहाँ पर? यहां मतलब है मेरे प्यारे साथियों कि सर एक कंज्यूमर जो होता है, एक जो उपभोक्ता जो होता है ना, वो किस बेस पर किसी वस्तु को परचेज करेगा, यानी किस बेस पर वो वस्तु को परचेज करेगा। सर, एक दिमाग में आ तो रहा है कि वो वस्तु की इंपोर्टेंस को देखेगा, वो वस्तु की गुणवत्ता को देखेगा, वो वस्तु की कीमत को देखेगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। और जिसको हम लोग बात करते हैं सर उसकी उपयोगिता, है ना। तो कोई भी कंज्यूमर होता है, किसी वस्तु का अगर वो परचेज कर रहा है, वो वस्तु को खरीद रहा है, तो कहीं ना कहीं उपयोगिता के आधार पर खरीद रहा है। ठीक है, उसको आत्मसंतुष्टि मिलेगी उस वस्तु को खरीदने से, उसके कंजप्शन से, तो वो उसको खरीदेगा। तो उपभोक्ता क्या है बेटा? उपभोक्ता एक व्यक्तिगत इकाई है। क्या है? उपभोक्ता एक व्यक्तिगत इकाई है, सिंगल यूनिट है इकोनॉमी की। एक पूरे इकोनॉमी की बात करते हैं, एक पूरे अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो उसमें सिंगल जो यूनिट है वो एक उपभोक्ता है। मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं एक उपभोक्ता हूं। मैं यहाँ पर क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं यहाँ पर अपनी सेवाएं क्यों प्रोवाइड करवा रहा हूं? क्योंकि मुझे यहाँ से कहीं ना कहीं रेमुनरेशन मिल रहा है, मुझे कुछ यहाँ से धन की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। दूसरा, एक कंज्यूमर के साथ साथ उत्पादक की बात करें, मैं एक प्रोडक्टर की बात करता हूं, मैं प्रोड्यूसर की बात करता हूं, जो क्या करता है? वस्तुओं को उत्पादित करता है। क्या करता है? वस्तुओं को उत्पादित करता है। वो क्यों वस्तुओं को उत्पादित करेगा? सोचिए जरा, आप सोचो कि वो वस्तुओं का उत्पादन क्यों कर रहा है? उसको क्या पड़ी ऐसी मार्केट के अंदर के वस्तुओं को बेचेगा? सर, उससे उसको रेवेन्यू प्राप्त होगी, उसको वहां से प्रॉफिट प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है कि वो प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है? वस्तुओं को मार्केट में बेच रहा है। मान लीजिए वस्तु 10 रुपए में बना रहा है, तो वो 100 रुपए में बेचेगा या 20 रुपए में बेचेगा। सॉरी फॉर 100 रुपए बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 20 रुपए में वो क्या करने वाला है? बेचने वाला है। तो सीधा ही सीधा उसको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो प्रॉफिट के लिए, लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादन करता है। एक वस्तु की कीमत का निर्धारण, एक वस्तु की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? क्या एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? तो यहां पर एक वस्तु की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? तो यहां पर वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होगी? कौन से कंपोनेंट होंगे, कौन से इफेक्टिव जो फैक्टर होंगे जो वस्तु की कीमत को प्रभावित करने वाले हैं, उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। ठीक है, चलो, तो ये आर्थिक गतिविधि, आर्थिक जो है इकाइयां होती है जिसका अध्ययन हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। इसे मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है या इसके किस सिद्धांत से नाम से जाना जाता है, तो आप सिंपल सा आंसर दे देना, सॉफ्टली सा आंसर दे देना, सर ये जो है मूल्य सिद्धांत के नाम से भी
जाना जाता है। मीनिंग ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है बेटा? ये ग्रीक वर्ड है, यानी यूनानी, गलत लिखा हुआ था, ग्रीक कर दीजिएगा। ओके, माइक्रो विच इज मीन स्मॉल, यानी सूक्ष्म की यहाँ पर बात कर रहा है ना। यानी कि अगर आपसे पूछें कि सर जो है ये शब्द जो है कैसे ड्राइव हुआ है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, आप कहेंगे सर इसके जो अर्थ है, उत्पत्ति हुई है, वो कहीं ना कहीं ग्रीक लैंग्वेज से हुई है। जो उसका एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, जो कौन सा है? मैक्रोज है। क्या है? माइक्रोज है। मैक्रोज नहीं बेटा, माइक्रोज है, MIKROS, माइक्रोज है। ठीक है, चलो। माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमी यूनिट सच एज द कंज्यूमर की बात कर रहा है, हाउस होल्ड की बात करता है, फर्म की बात करता है, एंड इंडस्ट्रीज की बात यहाँ पर ये करने वाला है। इन सब का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। किसका? हाउस होल्ड की बात करते हैं, कंज्यूमर की बात करते हैं, एक फर्म की बात करते हैं। फर्म क्या कर रहा है? वही उत्पादक। एक इंडस्ट्रीज क्या है? वही उत्पादन करती है। एक हाउस होल्ड परिवार है, वही उत्पादन करता है। कंज्यूमर क्या है? वो वस्तुओं को खरीदता है। ओके, चलो। इट इज ऑल्सो नो एज प्राइस थ्योरी बिकॉज, मतलब इसको एक जो है मूल्य सिद्धांत कहा जाता है, प्राइस थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि एक्सप्लेन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस एंड गुड्स सर्विसेज, मतलब यहाँ पर जो अध्ययन किया जाता है वो इस वस्तु एवं कीमत के निर्धारण के लिए, क्या वस्तु एवं कीमत के वस्तु एवं कीमत का वस्तु एवं सेवा का कीमत कैसे निर्धारण होती है, इसका अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? इसमें करते हैं। एंड फैक्टर प्रोडक्शन, यानी कि जो उत्पादन के जो कारक है उनका अध्ययन हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। दैट्स क्लियर। ये था एक व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में सामान्य सा जानकारी। क्या बेटा? सामान्य सी जानकारी जो है मैंने आपको दे दी है। ठीक है, चलिए फिर देखिए बात करते हैं अध्ययन का विषय, मतलब इसका स्कोप क्या है। बेसिकली व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, जो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका स्कोप क्या है, किन किन क्षेत्रों में इसका अध्ययन किया जाता है। तो आप सोचिएगा कि सर ऐसी कोई सिंगल यूनिट, इकोनॉमी की सिंगल यूनिट, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे तो ऐसा उससे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हो सकती है, ऐसी कौन कौन सी जो इकोनॉमिकली एक्टिविटीज हो सकती है। तो आपने कहा सर व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित अध्ययन करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इज द फॉलोइंग, है ना, उपभोक्ता के व्यवहार का, किसका? यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है, कंज्यूमर किसी वस्तु को कब खरीदता है, क्यों खरीदता है, किस बेस पर वो खरीदता है, इसका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। उत्पादक का जो व्यवहार है, यानी प्रोड्यूसर जो बिहेवियर क्या करता है कि सर उसको प्रॉफिट मिलेगा तो वो उत्पादन करेगा, प्रॉफिट मिलेगा तो उत्पादन करेगा। आप एक बिजनेसमैन हो, आप अपने आप को कंज्यूमर सोच के देखिएगा कि आप किसी वस्तु को क्यों परचेज कर रहे हो, उसकी इतनी प्राइस क्यों दे रहे हो, उसके पीछे का रीजन है। आपको उससे जो है यूटिलिटी मिलने वाली है, आपको उससे उपयोगिता प्राप्त होने वाली, मेरे लाडलों, क्या मिलने वाली है? उपयोगिता। एक कंज्यूमर वस्तु का उत्पादन क्यों करता है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि उसको प्रॉफिट मिल रहा है, उसकी कॉस्ट कम आ रही है, उसको रेवेन्यू मार्केट से ज्यादा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। ये इसका बिहेवियर है। ओके, वस्तुओं सेवाओं के मूल्य निर्धारण, यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वस्तुओं की कीमत का निर्धारण कैसे, क्यों, कब, इसको इफेक्ट करने वाले कंपोनेंट, तत्व कौन कौन से हैं, इन तमाम पॉइंटों का डिस्कस हम लोग इसके अंतर्गत करने वाले हैं। फिर उत्पादन की बात करने वाले हैं, कॉस्ट की बात हम लोग करने वाले हैं, इनकम, प्रॉफिट, बाजार की विभिन्न संरचनाएं जो आपने जो है बिल्कुल पढ़नी है। बाजार की विभिन्न संरचना का मतलब परफेक्ट कंपटीशन है ना, अनपरफेक्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन है ना। इसके अलावा जो मार्केट के अंदर जो आपने देखा होगा जो है सीलिंग फ्लोर प्राइस, सीलिंग प्राइस, इनके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। उत्पादन के साधनों का मूल्य निर्धारण, यानी कि कह सकते हैं प्राइसिंग फैक्टर प्रोडक्शन क्या होगा, उसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं। आप अगर पढ़ रहे हैं मुझे काफी टाइम से, तो आपको निश्चित तौर से पता होगा कि सर मैं आपसे सिंपल सा पूछता हूं उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन
बताइए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं। वो मैंने आपको कई बार बता दिया है, बस आपको जरूरत है उसको याद करने की। क्या बेटा, जरूरत है उसको याद करने की। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है भैया। व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो मुख्य विशेषताएं इसकी क्या क्या है? हालांकि जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसमें जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना नहीं पढ़ाया जाता। तो चलिएगा, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता, बिल्कुल जो है सही करेक्ट है कि स्टडी इंडिविजुअल इकोनॉमी यूनिट सच एज द कंज्यूमर, हाउस होल्डिंग फर्म एंड द इंडस्ट्रीज। इन सब का अध्ययन कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, कहाँ करते हैं बेटा? व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है करते हैं। ये सारी की सारी व्यक्तिगत जो यूनिट्स है, कंज्यूमर की बात करें, हाउस होल्ड की बात करें, फर्म की बात करें, है ना, हम इंडस्ट्रीज की बात करें, तो ये तमाम जो पॉइंट्स है आपके किसके रहने वाले हैं? ये सर रहने वाले हैं व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के जो है बिल्कुल रहने वाले हैं। चलिए, संसाधनों के कुशल आवंटन पर बल, मतलब संसाधनों का आवंटन, संसाधनों के कुल या कह सकते हैं कुशल आवंटन पर बल दिया जाता है कि भाई कैसे इनको आप लोग जो है इसका आय का निर्धारण कैसे करेंगे, क्योंकि सबको पता होना चाहिए सर, जिसका उत्पादन के अंदर योगदान होता है ना, जिसका उत्पादन के अंदर योगदान होता है ना बेटा, उसको कुछ न कुछ तो रेम्यूनरेशन यानी जिसको हम लोग पारिश्रमिक कहते हैं वो मिलने वाला है। ठीक है जी, जो बिल्कुल इम्फेसिस द एफिशिएंट एलोकेशन आर स्केयर रिसोर्सेज, यानी कि जो संसाधनों का आवंटन है उस पर बल दिया जाता है। मूल्य निर्धारण की व्याख्या, है ना, मूल्य निर्धारण की व्याख्या, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द फैक्टर प्रोडक्शन, मतलब जो किस तरह से एक कीमत का वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। क्या वस्तु की कीमत का निर्धारण यहाँ पर होता है। यूज मार्जिनल एनालिसिस टू मेक इकोनॉमी डिसीजन, यानी कि सीमांत विश्लेषण का उपयोग, ये भी सारी चीजें हैं। आंशिक संतुलन का अध्ययन, यानी पार्टली इक्विलिब्रियम की यहाँ पर बात की जाती है। ओके, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल मार्केट जो है बिल्कुल रेदर देन द एंट्रीज इकोनॉमी। ठीक, एंटायर इकोनॉमिक्स, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग आंशिक जो इकोनॉमिक्स है इसका अध्ययन यहाँ पर करते हैं। उसके अलावा आर्थिक दक्षता पर बल की बात करता है। इम्फेसिस इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड द ऑप्टिमाइल यूज्ड रिसोर्सेज, कैसे इसका अधिकतम उपयोग किया जा सकता है, इसको कहते हैं आर्थिक दक्षता पर बल। ठीक है, फिर बात करते हैं मुख्य मान्यताएं क्या क्या हो सकती है इसकी। क्या मुख्य मान्यताएं क्या क्या हो सकती है अगर बात की जाती है? अगर मैं बात करता हूँ व्यष्टि अर्थशास्त्र को, तो जब भी इसको पढ़ा जाता है ना, इसकी स्टडी जब भी की जाती है, तो हमें कुछ चीजें कांस्टेंट माननी पड़ती है, कुछ मान्यताएं मानकर हम सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कहा है कि साधन सीमित है ना, रिसोर्सेज आर स्केयर। स्केयर का मतलब होता है सर, कई जगह लिखा होगा दुर्लभ, क्या होगा? दुर्लभ। स्कैरसिटी आपने नाम सुना होगा, क्या होगा? स्कैरसिटी आपने नाम सुना होगा, दुर्लभता। ओके, तो संसाधन क्या है? पहली बात तो सीमित है। मानव की आवश्यकताएं असीमित है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बिल्कुल सही है जी, आपने बिल्कुल आपको कई बार बताया भी है कि जो ह्यूमन जो रिसोर्सेज है, सॉरी कह सकते हैं आप लोग, वांट्स है, उसके नीड्स है, वो क्या होती है बेटा? अनलिमिटेड होती है, और उसको पूरा करने के लिए सफिशिएंटली रूप से अपने पास क्या नहीं है? रिसोर्सेज नहीं होते। ठीक है, चलिए फिर है उपभोक्ता विवेकपूर्ण व्यवहार करता है। उपभोक्ता अपनी अधिकतम संतुष्टि के लिए किसी वस्तु का परचेज करता है। किसी वस्तु को परचेज क्यों करेगा? जिससे उसको अधिकतम क्या मिल सकती है? संतुष्टि मिल सकती है। ओके, तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है रेशनली एंड द एम ऑफ मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी, जिसको हम लोग यूटिलिटी उपयोगिता कहते हैं। ओके, फिर है उत्पादक लाभ अधिकतमीकरण करना चाहता है, अधिकतम करना चाहता है, यानी कि प्रोड्यूसर एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। वो क्या करना चाहता है? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, अधिकतम उसको करना चाहता है। परफेक्ट कंपटीशन एज्यूम्ड द जो है प्रेविल इन द मार्केट, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति फर्म की स्थिति मान ली जाती है। क्या पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म की स्थिति कैसी मान ली जाती है? हम लोग कह सकते हैं कि सर यहाँ पर उसकी स्थिति जो है
कांस्टेंट मान ली जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है ना कि कुछ ऐसी चीजें होती है मार्केट के अंदर, जैसे कीमत के अलावा जो उपभोक्ता की कीमत के अलावा जो उत्पादन के जो साधन होते हैं, कीमत के अलावा जो उत्पादन के साधन होते हैं, जो टेक्नोलॉजी होती है, इसको स्थिर मान ली जाती है। तो यहाँ पर स्थिर मान ली जाती है का मतलब है कि सर उत्पादन के साधनों की कीमत, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है, सर तकनीक स्थिर मान ली जाती है। क्या मान ली जाती है? तकनीक जो है वो स्थिर मान ली जाती है। ओके, ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर करनी है। ओके, चलिए फिर बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व मूल्य निर्धारण में सहायक है। बिल्कुल, हेल्प इन द प्राइस डिटरमिनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इसके लिए सहायक है। व्यावसायिक निर्णयों में भी सहायता करता है, यानी कि जो है असिस्ट इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग सच एज द प्रोडक्शन है, प्राइसिंग है एंड द प्रॉफिट प्लानिंग है। इन सब के लिए जो कहीं ना कहीं क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाता है। सरकारी नीतियों के निर्माण में उपयोगी है। यूजफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू टैक्सेशन है, सब्सिडीज है, द मार्केट रेगुलेशन है। कैसे मार्केट रेगुलेशन किया जाता है, इन तमाम चीजों के ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। संसाधनों के कुशल उपयोग में सहायक है, यानी कि अगर बात की जाती है कि सो है प्रमोट्स ऑफ एफिशिएंट एलोकेट एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज, यानी किस तरह से कुशलतम संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, अधिकतम कैसे उपयोग किया जा सकता है। आर्थिक कल्याण बढ़ाने में सहायक है, यानी कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमी वेलफेयर बाय द इंप्रूविंग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड द प्रोड्यूसर एफिशिएंसी। मतलब एक यूं कह सकते हैं किस तरह से एक इकोनॉमी के अंदर जो उत्पादक का योगदान है उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। ओके, प्रोवाइड जो है इंप्रूविंग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, किस तरह से एक कंज्यूमर की कह सकते हैं सेटिस्फेक्शन को अधिक से अधिक किया जा सकता है एंड प्रोड्यूसर एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलो फिर अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी है, ये आपको मैंने जो है बिल्कुल ही तरीके से, सलीके से, एकदम बिल्कुल मासूमियत के साथ मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं बेटा, है ना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण का मतलब ये है कि भाई ये एग्जाम के अंदर पूछने वाले प्रश्न हैं, एग्जाम के अंदर ये सारी की सारी जो चीजें हैं पूछने वाली होने वाली है। ठीक है, ओके, चलो देखिएगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी है, क्योंकि हमारे इकोनॉमी के अंदर ध्यान रखिएगा कि जो रिसोर्सेज है, ओके, अगर मैं इकोनॉमी के अंदर मैं रिसोर्सेज की बात करता हूं, तो वो होता है बेटा लिमिट, है ना। और अगर मैं वांट्स की बात करता हूं, है ना, ह्यूमन वांट्स की बात करते हैं हम, तो वो होती है अनलिमिटेड। क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो यहां पर हमें जो अपने संसाधन है, जो क्या बड़ा संसाधन है, उनका सही तरीके से ऑप्टिमाइज यानी कि सर्वोत्तम उपयोग करना अति आवश्यक है। तो इसके लिए कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? तो एक इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी समस्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधी सी बात है भैया, अपनी इकोनॉमी के अंदर खूब लोग रहते हैं, खूब सारे डिमांड होती है, खूब सारी उनकी वांट्स होती है, लेकिन उनको सभी को पूरा नहीं किया जा सकता, उनको पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है समस्या उत्पन्न यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, चलो किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, ये सबसे पहले समस्या यही उत्पन्न होती है अपनी इकोनॉमी के अंदर कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में इसका उत्पादन किया जाए। ये मेजर समस्या है, क्योंकि किन वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में, तो क्या हम लोग ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करें जो केवल कंज्यूमर के लिए काम आती है, क्या ऐसी वस्तु का उत्पादन करें जो इंडस्ट्रीज के लिए काम आती है, जिसको हम लोग कैपिटलाइज गुड्स कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जो केवल और केवल किसान के लिए, जैसे जो है ट्रैक्टर है या बीज है, खाद है, क्या इनका प्रोडक्शन करें? नहीं, हमें यह डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें कैसे और कितनी मात्रा में इसका उत्पादन करना है।
ठीक है। हम सब लोग जानते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन सीमित है, बिल्कुल। यानी कि जो ह्यूमन वांट्स है, इसके कंपैरिजन के अंदर अपने पास संसाधन रिसोर्स की बात करते हैं, तो ये क्या है बेटा, बहुत ही अपने पास लिमिट है। अर्थात मानव की असीमित आवश्यकताएं होती है और उन्हें पूरा करने के लिए साधन सीमित होते हैं बेटा, और उन्हीं साधनों का प्रयोग करते हुए हमें उत्पादन से संबंधित निर्णय लेने होते हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। हमें ये निर्णय लेना होता है कि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या फिर पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, या कह सकते हैं जो किसान है उनके लिए उत्पादन किया जाए, या इंडस्ट्रीज है उनके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, इसके संबंध में हमें जो है डिसीजन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है बेटा, डिसीजन लेना पड़ता है। यानी कि व्हाट गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड द व्हाट क्वांटिटीज। We all know that resources are limit in comparison to human wants। तो इसके कंपैरिजन में क्या है, बिल्कुल जो है आपके जो ह्यूमन वांट्स है बिल्कुल ही कम है। किसके, जो आपके लिमिट रिसोर्सेज, मतलब लिमिट रिसोर्स है, और लेकिन यहाँ पर अगर मैं ह्यूमन वांट्स की बात करता हूँ तो ये कम है। ठीक है, चलो। इन अदर वर्ड्स ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बिल्कुल सही है जी। एंड वाइल द रिसोर्स इज अवेलेबल फॉर सेटिस्फाई विद देम द लिमिटेड, यानी उन्हें पूरा करने के लिए, उन वांट्स को पूरा करने के लिए यहाँ पर जो संसाधन है वो क्या रहने वाले हैं बेटा, बिल्कुल ही लिमिट रहने वाला है। देयरफॉर while using scarce resources we must make decision regarding the production and the determine which is goods and should be produced। we must decided whether the produce consumer goods and capital goods। हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, हमें इन संसाधनों का प्रयोग करते समय हमें उत्पादन संबंधी निर्णय लेना पड़ेगा, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट की जाए, यहाँ पर पूंजीगत वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाए। ये हमें जो है डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, चलो सेकंड की बात करें, वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी हाउ शुड बी जो है हमें कह सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोडक्ट करनी है, तो इसके संबंध में हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। इस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चुनाव से है। तो एग्जाम में एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे उत्पादन किया जाए, इस समस्या का समाधान, ये समस्या किससे संबंधित है, ये समस्या किससे संबंधित रहने वाली है। तो इस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक का चुनाव करने से है, यानी द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक, जो है टेक्निक्स, जो है प्रोडक्शन टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, प्रोडक्शन टेक्निक क्या होनी चाहिए, इसके संबंध में हमें निर्णय लेना होता है। ओके, अर्थात उत्पादन अधिक करने या उत्पादन के लिए श्रम प्रदान तकनीक का प्रयोग किया जाए, हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ओके, इसके लिए क्या हम लोग श्रम यानी जो लेबर है, क्या इनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाना चाहिए, ओके, या मशीनीकरण का अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए, क्या मशीनीकरण का अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए, और कम लागत पर अधिक उत्पादन, अधिक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करना है तो हमें मशीन का प्रयोग करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ओके, इन अदर वर्ड्स के क्या कह सकते हैं, इट्स इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग वाइदर टू यूज लेबर इंसेंटिव या टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन एंड टू मेक ग्रेटर यूज ऑफ मशीनरी एंड द मशीनाइजेशन। क्या हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए क्या हमें श्रम का प्रयोग करना चाहिए, क्या हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए क्या मशीनरी का उपयोग किया जाना चाहिए। फॉर अचीविंग लोअर कॉस्ट, हमें अगर कम से कम कीमत रखनी, लागत कम से कम रखनी है, लोअर कॉस्ट रखनी है, हायर आउटपुट ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना है, बेटर क्वालिटी हमें रखनी है, तो उसके लिए हमें मशीनाइजेशन होना चाहिए, यानी कि कह सकते हैं मशीनीकरण होना चाहिए, मशीनरी का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए, है ना। तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट और इंपॉर्टेंट, किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, यहां पर इसकी यहां बात की जाती है कि भाई कोई भी अर्थव्यवस्था अपने समाज के सभी वर्गों के लिए वांछित मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकती, मुश्किल है। वांछित मात्रा का मतलब क्या होता है कि एक जो है जो गुड्स
जो चाहता है, जितनी वस्तुएं वो चाहता है उसके हिसाब से प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, प्रत्येक समाज में दो वर्ग होते हैं, धनी वर्ग और गरीब वर्ग होगा, है ना। और यदि निर्धन वर्ग के लिए उत्पादन किया जाए तो सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। कि अगर मान लीजिए कोई भी इकोनॉमी के अंदर कोई भी गवर्नमेंट ले ली या कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए गरीब वर्ग के लिए कोई भी वस्तु का उत्पादन करता है तो वो एक सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलेगा। परंतु ऐसा करने से उत्पादकों को लाभ में कमी होगी, बिल्कुल लाभों में क्या होगी, कमी होगी। भाई आप कम से कम जो है लाभ के लिए काम कर रहे हैं, आप जो है सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं तो आपको प्रॉफिट तो कम ही होगा। ओके, धनी वर्ग के लिए उत्पादन करने से आय असमानता में वृद्धि होगी, अर्थात आय वितरण में असमानता होने वाली है। और अगर चाहे दूसरा ऑप्शन के भाई हम लोग केवल और केवल धनी वर्ग, रिच वर्ग जो है, रिच जो कैटेगरीज है उसके लिए उत्पादन करें तो क्या होगा बेटा, तो सिंपल सा है कि सर कहीं ना कहीं जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अनइक्वलेशन होगा। ठीक है, चलो, ऑन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड गुड्स इन द डिजायर क्वांटिटीज फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कोई वांछनीय नहीं है सबके लिए वस्तुओं का उत्पादन करना, है ना। एवरी सोसाइटी जो है कंसिस्ट टू टू ग्रुप, दो ग्रुप होते हैं, रिच एंड पुअर। If production is carried out for the poor, it's promote social justice। मतलब अगर कोई व्यक्ति या कोई इकोनॉमी के अंदर अगर पुअर वर्ग के लिए यानी कि गरीब वर्ग के लिए कोई पैसा मतलब जो एक प्रोडक्शन करता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, सोशल जस्टिस होगा। हाउएवर डूइंग सो मैनी रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्शन। या इस स्थिति के अंदर हो सकता है कि एक फर्म का क्या हो जाए, प्रॉफिट कम हो जाए। ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द रिच मैनी इंक्रीजेज इनकम इन इक्वलिटीज। अगर मान लीजिए वो रिच कैटेगरीज के लिए कोई वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, इनकम जो है अनइक्वलिटी होने वाला है, लीडिंग टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यानी वो किसको लीड कर रहा है, वो अनइक्वलिटी ऑफ इनकम को, डिस्ट्रीब्यूशन को लीड कर रहा है। ठीक है, जो एक इकोनॉमी के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। तो एक इकोनॉमी को इकोनॉमी के अंदर जो सरकार है या फिर जो सत्ताधारी है उनको डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें कैसे प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, ये डिसीजन लेना अति आवश्यक है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों हमने यहाँ पर पहले चैप्टर के कुछ एक पॉइंट्स को डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाली क्लास के अंदर हम लोग और बेहतर तरीके से इसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के लिए क्लास है जो वास्तव में ये चाहते हैं कि हमारा एक बेस कंप्लीट हो जाए। इकोनॉमिक्स जो हमारी हार्ड सब्जेक्ट है लेकिन हार्ड बिल्कुल ही नहीं है। आप अगर इसमें बिल्कुल तसल्ली से इस पॉइंट को क्लियर करेंगे तो निश्चित तौर से ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, सरल हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर थैंक यू सो मच, आप जुड़े, आपका हार्दिक आभार, थैंक यू सो मच।